हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू डीआरएस के फार्मेसी। जैसा कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन चाहिए था, तो चलिए आज हम एचएपी फर्स्ट सेमेस्टर का एक और प्रीवियस ईयर का पेपर आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर एचएपी फर्स्ट सेमेस्टर का 2020 का पूरा एक्सप्लेनेशन था, 2 नंबर वाले, 7 नंबर वाले और 10 मार्क वाले, दो सबको पूरा एक्सप्लेनेशन साथ वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसको आप लोग देख रहे हैं। बाकी आज हम एक और प्रीवियस ईयर पेपर 2021 का डिस्कस करेंगे पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, 2 मार्क वाले भी, 7 मार्क वाले भी और 10 मार्क वाले भी। आपको इसी तरीके से आपको सारे ईयर के प्रीवियस पेपर को सॉल्व करके जाना है। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके जाएंगे तो आपके लगभग 60 से 70% क्वेश्चन तो रिपीट होके ही आने हैं, लॉन्ग वालों की बात कर रहे हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल हमें जो हमें थ्योरेटिकल एग्जाम देना पड़ता है 4 सब्जेक्ट का, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम 2021 ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी फर्स्ट का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि पेपर का पैटर्न आपको वही पता है, 3 भागों में बटा होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। टोटल 75 मार्क्स का होता है। तो इसमें क्या पूछा गया सेक्शन ए में, देखिए डिस्क्राइब रोल ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यूनिट 1 से लिया गया। डिस्क्राइब फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, यूनिट 1 से लिया गया। यूनिट वाइज आपको यहाँ समराइज कर दिया गया। इससे पता चलता है सारी यूनिट इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी यूनिट को छोड़ के नहीं जाना, सब इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है गिव द फंक्शन ऑफ लैंगरहैंस सेल्स इन स्किन। स्किन में जो लैंगरहैंस सेल पाई जाती है उसका फंक्शन बताना है। नेक्स्ट पूछा गया एनलिस्ट द नेम ऑफ कंट्रेक्टाइल प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट पूछा गया आइडेंटिफाई ब्लड ग्रुप नोन एज यूनिवर्सल डोनर, इसके बारे में बताना है। डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लड कैपिलरी एंड लिम्फेटिक कैपिलरी। ओके, नेक्स्ट पूछा गया डिफाइन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। नेक्स्ट पूछा गया डिफरेंशिएट प्री गैंग्लियरिक न्यूरॉन एंड गैंग्लियरिक न्यूरॉन, यहाँ होगा पोस्ट गैंग्लियरिक न्यूरॉन। ओके, राइट द टिश्यू नेम नोन एज पेसमेकर, उस टिश्यू का नाम बताइए जिसे पेसमेकर कहते हैं। नेक्स्ट पूछा गया डिफाइन कार्डियक आउटपुट। ये कुछ आपके ये सारे जो क्वेश्चन है इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन बी में पूछा गया है इसमें कि पहला क्वेश्चन है डिस्कस दिस सेल विथ वेल लेवल डायग्राम। एक सेल को पूरे डायग्राम के साथ बनाना है, उसको एक्सप्लेन भी करना है और इसके जो ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के अंदर उनको भी आपको बताना है। यूनिट 1 से लिया गया है। नेक्स्ट पूछा गया इलेक्ट्रो दी हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस क्या होता है यहाँ पर तय करिए, ये आपका हीमोस्टेसिस पूछा गया ना कि होम्योस्टेसिस। ओके, डिस्कस वेरियस पाथवे ऑफ ब्लड कोagulation, और आपको ब्लड कोagulation का जो पाथवे होता है उसको भी डिस्कस करना है। ओके, नेक्स्ट पूछा गया एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल डिफरेंस ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक डिवीजन में। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं ना, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक, इसी को आपको डिफरेंस बताना। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे आपको इसका भी एक्सप्लेनेशन तीनों क्वेश्चन के हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट सेक्शन सी में क्या पूछा गया, इधर पहला पूछा गया क्लासिफाइड ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है पूरे को क्लासीफाई करना है। फिर क्या एक्सप्लेन करना, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लेन करना। ओके, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में भी इसी टाइप का और 2020 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट पूछा गया एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जितनी भी लॉन्ग बोन होती हैं सबको डायग्राम से एक्सप्लेन करना। हम आगे सब कुछ वीडियो में पूरा लॉन्ग कुछ सब कुछ देखेंगे आज। डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड को बताना है। डिस्क्राइब द हार्ट एंड हार्ट को विल लेवल डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है। और ईसीजी को भी बताना है। ओके, कैसे मेजर किया जाता है। नेक्स्ट पूछेगा एक्सप्लेन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आई आई का क्वेश्चन 2020 में भी आया था, इस बार भी आया, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर प्रिपेयर कर जाएगा। हम इस सब को इसमें देखने वाले हैं। नेक्स्ट पूछा क्लासीफाई जॉइंट्स, जॉइंट्स को बताना है और एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में बताना है। नेक्स्ट पूछा गया डिस्कस द फिनोमिना ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो चलिए एक एक करके सारे 2 नंबर वाले भी, 7 नंबर वाले भी, 10 नंबर वाले सबको हम देखेंगे कैसे लिखा जाता है पेपर में। ओके, चलो जैसे पहला क्वेश्चन है सेक्शन है डिस्क्राइब रोल ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या रोल होता है। आप लोग देखिए क्या रोल होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डू नॉट कंटेन राइबोसोम, इसमें राइबोसोम नहीं होता। एंड हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। और क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में मदद करता है और ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस में मदद करता है। नेक्स्ट दे इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन इन एड्रिनल एंड टेस्टिस, इनमें स्टेरॉइड हार्मोन की सिंथेसिस करते हैं। तो आपको ये रोल लिख देना, जितना पूछा जाए एग्जैक्ट 2-3 पॉइंट में लिखना। ओके, ज़्यादा उसको लेंदी नहीं बनाना। नेक्स्ट डिस्क्राइब फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स का फिजियोलॉजिकल रोल आपको बताना है। तो देखिए क्या करता है, मॉडिफाइंग सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग मदद करता है। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के मॉडिफिकेशन मदद करता है।
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्ट्रेट के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, सल्फेशन ऑफ मॉलिक्यूल के सल्फेशन मदद करता है, फॉस्फोराइलेशन ऑफ मॉलिक्यूल मदद करता है। ओके, ये सारा आपको पॉइंट बना के लिख देना, एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ वहाँ पूछा रोल तो ये सब पॉइंट बना के लिखना। नेक्स्ट, गिव द फंक्शन ऑफ लैंगरहैंस सेल इन स्किन में लैंगरहैंस का सेल का क्या रोल होता है, तो जैसे कि पता होगा, दीज सेल्स एक्ट एज आउटर मोस्ट गार्ड ऑफ द क्यूटेनियस इम्यून सिस्टम में गार्ड की तरह काम करती हैं। एंड ये क्या करती हैं, लाइकली टू इंड्यूस फर्स्ट रिएक्शन अगेंस्ट पैथोजन, कोई भी पैथोजन जैसे स्किन पे हमारे आता है तो तुरंत ये हमारा लैंगरहैंस तुरंत रिस्पॉन्स देती हैं कि कुछ पैथोजन आ चुका है, ये रोल होता है इनका। नेक्स्ट, इनलीड द नेम ऑफ कंट्रैक्टाइल प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी में, जो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है आपको पता होगा, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन जो हमारे मसल के कंट्रैक्शन में हेल्प करती हैं, दो होती हैं, क्या क्या, एक एक्टिन होता है और एक मायोसिन होता है। एक्टिन का नाम ही है, एक्टिन में इन आ रहा तो थिन, ओके, एक्टिन जो होता है थिन होता है, और ये कैसा था, आइसोट्रॉपिक होता है, इसे आई बैंड के नाम से भी जानते हैं और इसे लाइट बैंड के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट, मायोसिन जो थिक होता है इसे एनाइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं, मायोसिन ए बैंड होता है और ये इसे इसे ए बैंड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, इन दोनों का डिफरेंस कैसे याद करेंगे, जो एक्टिन होते हैं थिन, थिन क्या होते हैं, पतले होते हैं, इसलिए इसे लाइट बैंड कहते हैं, और यहाँ पर मायोसिन वाले ये मोटे होते हैं, इसलिए इसे ए बैंड बोलते हैं, या इसे डार्क बैंड बोलते हैं। यहाँ पर लाइट नहीं रहेगा, यहाँ पर होगा हमारा डार्क बैंड होगा। ओके, ये प्रिंटिंग मिस्टेक इससे कर लीजिए, यहाँ पर क्या होगा, डार्क बैंड इसे कहते हैं। ओके, ये दोनों में डिफरेंस लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द ब्लड ग्रुप नोन एज यूनिवर्सल डोनर, उस ब्लड ग्रुप को बताना जो यूनिवर्सल डोनर होता है। हमने पूरा ब्लड को क्लासिफाई कर दिया, आपको ये नहीं लिखना, सिर्फ एग्जैक्ट आपको यूनिवर्सल डोनर को लिखना था, जो क्या होता है, ब्लड ग्रुप ओ होता है। अगर ओ में पूछा जाए ओ नेगेटिव होता है। अगर मान लो एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसी टाइप का और बन गया कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या होता है, आपको ब्लड ग्रुप ए भी बताना या एग्जैक्ट बताना तो ये भी पॉजिटिव। जैसे कि थोड़ा ब्लड का क्लासिफिकेशन जो, क्या पता अगले एग्जाम में आपके इस बार ब्लड का ग्रुप का क्लासिफिकेशन पूछ लिया जाए। ब्लड ग्रुप 4 टाइप होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। जो इनमें एंटीजन होता है इनके आरबीसी पे, ब्लड ग्रुप ए में जो ब्लड ग्रुप होता है वही सेम एंटीजन होता है, तो ए में ए एंटीजन, बी में बी एंटीजन, और ब्लड ग्रुप ए बी में ए बी एंटीजन होता है, ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं होता। ओके, नेक्स्ट, एंटीबॉडी कौन से पाए जाते हैं, जो ब्लड ग्रुप ए होगा उसी का अपोजिट एंटीबॉडी होता है, तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी बी होता है, ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी ए होता है, और ए बी में एंटीजन तो होते हैं लेकिन एंटीबॉडी कोई भी नहीं होता। ओके, नेक्स्ट, ब्लड ग्रुप ओ जो होता है इसमें एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों होता है। देखिए, एंटीबॉडी ना होने की वजह से ए बी के अंदर इसको कोई भी इसको ब्लड दे सकता है। ओके, और जो हमारा ब्लड ग्रुप ओ होता है इसमें एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडी है, तो ये किसी को भी ब्लड ग्रुप दे सकता है, जिसके पास एंटीबॉडी रहेगा दोनों वाला वो किसी के पास जाके ब्लड ग्रुप दे सकता है। ऐसे याद करने का तरीका है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लड कैपिलरी एंड लिम्फ कैपिलरी में आपको अंतर बताना। जैसे देखिए, ब्लड कैपिलरी क्या होती है, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, ब्लड है तो ब्लड कैपिलरी ब्लड में ट्रांसपोर्ट करेगी, लिम्फेटिक कैपिलरी ट्रांसपोर्ट करेगी, लिम्फ के ट्रांसपोर्टर में मदद करेगी। जो ब्लड कैपिलरी होता है इसमें ब्लड फ्लो होता है विथ मोर प्रेशर के साथ, लिम्फेटिक कैपिलरी में थोड़ा सा प्रेशर कम रहेगा। ब्लड कैपिलरी में जो ये होती हैं, दीज आर विजिबल ड्यू टू रेड कलर, ये रेड कलर होने की वजह से दिखती रहती हैं। लिम्फेटिक कैपिलरी नॉट विजिबल क्योंकि ये कलरलेस होती हैं। जो ब्लड कैपिलरी होती है इनका डायमीटर यूनिफॉर्म होता है, लिम्फेटिक कैपिलरी इरेगुलर डायमीटर। ये सारे नहीं लिखने हैं, 2-3 पॉइंट जो भी याद है आपको लिखना है। याद करने के लिए मैंने पूरा चार्ट बना के आपको समराइज कर दिया। नेक्स्ट, डिफाइन करना सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर को आपको डिफाइन करना। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड व्हेन ब्लड इज इंजेक्टेड इनटू आर्टरी, उसे बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। जब वो प्रेशर जो हमारे आर्टरी से इजेक्ट होता है उसके दौरान जो प्रेशर लगता है उसे सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। डायस्टोलिक क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट विद इन द आर्टरी बिटवीन द हार्ट बीट के दौरान जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और भी अच्छे तरीके से समझा जाए तो सिस्टोलिक बोलते हैं इट इज मैक्सिमम प्रेशर इन द एओर्टा एट एंड ऑफ सिस्टोल। सिस्टोल के जब एंड होता है उसके दौरान जो मैक्सिमम प्रेशर होता है एओर्टा में उसी को सिस्टोल बोलते हैं। डायस्टोल क्या होता है, इट इज मिनिमम प्रेशर इन द एओर्टा एट द एंड ऑफ डायस्टोल। डायस्टोल के अंदर में जो मिनिमम प्रेशर लगता है एओर्टा में उसे बोलते हैं डायस्टोल। जैसे कि आपको पता होगा जो रेंज होता है वैल्यू सिस्टोल का 100 टू 140 होता है एमएमएचजी। ओके, जो डायस्टोल होता है इसका जो वैल्यू होता है 60 टू 90 एमएमएचजी होता है। अगर एवरेज पूछा जाए तो सिस्टोल का 120 एमएमएचजी होता है और डायस्टोल का जो हमारा था 80 एमएमएचजी। ओके, नेक्स्ट, डिफरेंशिएट प्री गैंग्लियन न्यूरॉन एंड पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन में क्या डिफरेंस होता है। प्री गैंग्लियन न्यूरॉन जैसा कि पता होगा, दीज आर लार्ज साइज फाइबर जो हमारे प्रेजेंट होती है मिड ब्रेन में, ब्रेन स्टेम में एंड लैटरल फोनिकल ऑफ द सैक्रल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। पोजीशन बता दीजिएगा।
नेक्स्ट जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन होते हैं, दीज आर स्मॉल साइज होती हैं और सप्लाई द स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड ऑफ वेसरल ऑर्गन। ये लोकेशन आपको बता देना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन होते हैं इसमें जो फाइबर होता है कोलिनर्जिक टाइप का होता है। कैसा होता है? कोलिनर्जिक टाइप का। जो पोस्ट गैंग्लियन फाइबर होता है हमारा एडिनर्जिक टाइप का होता है। ठीक। नेक्स्ट जो प्री गैंग्लियन जो इसमें न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं इसमें एड्रेनलिन या नॉरएड्रेनल आता है। जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर न्यूरॉन्स होता है इसमें हमारा न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलिन आता है। क्या आता है? एसिटिल कोलिन आता है। इस तरीके से आपको इसे और लिख देना। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट द टिश्यू नेम नोन एज पेस मेकर। उस टिश्यू का नाम बताना जो पेस मेकर के नाम से जाना जाता है। तो चलिए, पेस मेकर जैसा कि पूछा गया पेस मेकर को ही, तो उसी को आपको लिखना। मैंने यहाँ पर नॉलेज के लिए ऐसे क्वेश्चन दोबारा आ सकते हैं आपकी इसी बार एग्जाम में, तो ये सारे ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। पेस मेकर यस से नोट को ही बोलते हैं। अगर पूछा जाए हार्ट ऑफ हार्ट किसे कहते हैं, यस से नोट को ही कहते हैं। पेस सेटर किसे कहते हैं, ए बी नोट को बोलते हैं। यस से नोट का फुल फॉर्म क्या होता है? सिनो आर्ट्रियल नोड होता है। यस पर सिनो हो जाएगा और ए फॉर आर्ट्रियल हो जाएगा। ओके, पेस सेटर किसे कहते हैं? ए बी नोड आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर होता है। थिकेस्ट वाला हार्ट का थिकेस्ट वाल पूछा जाए तो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। हार्ट बीट को किससे सुनते हैं? स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। ब्लड प्रेशर को किससे मेजर किया जाता है? स्फिग्मोमाइनोमीटर। ये सिंपल था, आपको सारी बातें याद होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, डिफाइन कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? तो स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट आपको मिल जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम जो कितना होता है? 70 ml होता है। हार्ट बीट हमारा 22 ml होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 5040 आता है, ml आता है। अगर इसको एवरेज देखा जाए तो 5 लीटर के आसपास इतना मतलब कार्डियक आउटपुट निकल के आता है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन बी में आ गए हम। सेक्शन बी में अब चलिए एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, डिस्कस दिस सेल विथ वेल लेवल डायग्राम एंड एक्सप्लेन दिस ऑर्गेनल। तो सबसे पहले आपको सेल का स्ट्रक्चर बना देना। स्ट्रक्चर में देखिए वही सिंपल सा दिखाना। आपको क्या दिखाना? न्यूक्लियर दिखा दीजिएगा, न्यूक्लियर दिखा दीजिएगा, और उसमें क्रोमेटिन जो डीएनए के थ्रेड्स होते हैं उसको दिखाना है। उसमें आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखा देना, राइबोसोम बना देना है, और इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया बना देना। प्लाज्मा के आउटर लेयर तो बनाना ही पड़ेगा। साइटोप्लाज्म जहाँ पर सारे सेल ऑर्गेनल पड़े होते हैं उसको बना दीजिएगा। माइक्रोट्यूबुल दिखाना है आपको, माइक्रोफिलामेंट दिखाना है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाना है, वैक्यूल दिखाना है। ओके, और इसमें पैराक्सिसोम, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, गाल्जी अपरेटस, ये सब कुछ दिखा दीजिएगा। एक नॉर्मल सेल्स हो जाती है। नेक्स्ट चलिए इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेल्स एक कैसा होता है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट होता है। जैसे कि आपको पता होगा एक ह्यूमन बॉडी जो होता है डेवलप होता है एक सिंगल सेल से। तो अभी क्या होता है? सिंगल सेल का नाम क्या है? जायगोट। जायगोट कैसे बनता है आपको पता होगा, रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा कि फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म। जो ओवम फीमेल के अंदर से प्रोड्यूस होता है, स्पर्म मेल के अंदर से, दोनों का फ्यूजन से जायगोट बनता है। इस जायगोट डेवलप कर करके डिवीजन करके एक पूरा ह्यूमन बॉडी का मतलब ह्यूमन बॉडी बना देता है। आगे चलते हैं। इंडिविजुअल सेल्स आर टू स्मॉल। एक अकेली सेल्स इतनी छोटी होती है कि सीन विथ नेक डाई, कि इसे आंखों से देखना बड़ा मुश्किल होता है। हाउएवर दे कैन बी सीन विथ थिन स्लाइस ऑफ टिश्यू। इनको अगर देखना होगा तो आपको पतले पतले स्लाइस काटना होगा टिश्यू का, और उसको लेबोरेटरी में ले जाकर स्टेन करना होता है। ओके, स्टेनिंग करना पड़ेगा। एंड देन मैग्नीफाइंग यूजिंग ए माइक्रोस्कोप। तो उसको माइक्रोस्कोप से मैग्नीफाई करके हमको बड़ा करके देखेंगे। आप स्टेनिंग पढ़ेंगे जो आप अगला थर्ड सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, वहाँ पर स्टेनिंग पूरा अच्छे से आप पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है, ए सेल कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जिसके में क्या क्या होता है? और इनमें ढेर सारे ऑर्गेनल्स भी होते हैं जो हमारे उसी साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं। दिस सेल्स कंटेंट्स एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस। सेल्स में क्या क्या होता है? न्यूक्लियस के अलावा इसमें बहुत सारे साइटोप्लाज्म होते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? इसमें ढेर सारे साइटोसॉल्स और ऑर्गेनल्स होते हैं। वही बात आपको लिख देना है स्ट्रक्चर में कैसा होता है, क्या क्या होता है। नेक्स्ट अगर पूछा जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, ओके, तो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या सेल मेम्ब्रेन का नॉर्मल सा स्ट्रक्चर बना। फिगर जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना ज़्यादा आपके नंबर मिलने वाले, तो फिगर पे ज़्यादा ध्यान देना। ओके, तो यहाँ पर देखिए जैसा कि ये फास्फोलिपिड की जो लेयर है जिसे दिया था फ्लूइड मोज़ेक, कितने इसे बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं, जिसे दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। चलिए देख लेते हैं क्या होता है। ये देखिए ये हमारा आउटसाइड सेल होता है ऊपर वाला, और ये हमारा इनसाइड सेल होता है। ये हमारे देखिए ये हमारे क्या लगे हैं? इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन लगे होते हैं। ये जो बड़ी सी ना ये इंट्रिंसिक इंटीग्रल प्रोटीन होता है। ओके, और बाहर बाहर ये देखिए एक्सट्रिंसिक प्रोटीन लगा हुआ है। ठीक, और यहाँ पर ये देखिए ये हमारे जो है पोलर, ये हमारे पोलर हेड होता है, और ये जो टेल है ये हमारी नॉन पोलर होती है। ओके, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना देना सिंपल सा आपको।
चलिए अब देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्या क्या बातें हैं। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन आर फंडामेंटल टू सेल सर्वाइवल। मतलब सेल के सर्वाइवल के लिए स्ट्रक्चर और फंक्शन जो होता है, जो मेम्ब्रेन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। एंड क्या करता है, दे कंट्रोल करते हैं पैसेज ऑफ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस को अंदर और बाहर जाने में मदद करते हैं, इन और आउट, एंड रेगुलेट करते हैं इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट को, यानी अंदर का जो भी एनवायरनमेंट होता है उसको मेंटेन करते हैं, रेगुलेट करते हैं। सिंपल सा आपको लिख देना। स्ट्रक्चर के बारे में बताना, वही जो स्ट्रक्चर पीछे भी देखा है उसी के बारे में एक्सप्लेन कर देना। इसमें 2 लेयर होती हैं, अभी वही जो पढ़े हैं, क्या फास्फोलिपिड्स होती हैं, फास्फोलिपिड्स, इसे सही करिएगा, लिपिड्स, ओके। विथ प्रोटीन के साथ फास्फोलिपिड में ढेर सारी प्रोटीन लगी होती है, वही इंटीग्रल प्रोटीन, एक्सटर्नल प्रोटीन, और उसके साथ साथ कुछ शुगर मॉलिक्यूल होता है जो उसी में एम्बेड होते हैं, धंसे रहते हैं। इन एडिशन इसके अलावा फास्फोलिपिड ऑफ द लिपिड कोलेस्ट्रॉल आल्सो प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर लिपिड कोलेस्ट्रॉल भी पाए जाते हैं। दी फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, इसमें एक हेड होता है, जो वहाँ पे हेड दिखाया था ओके, वही हेड होता है जो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, एंड वो हाइड्रोफिलिक नेचर होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, ओके। और इसमें एक टेल होता है जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग। नेक्स्ट है फास्फोलिपिड बाइलेयर इज लाइक ए सैंडविच, एक सैंडविच के जैसा होता है, मतलब जैसे एक दो दो चीज़ों के बीच में सैंडविच कैसे बनता है, दो चीज़ों के बीच में किसी को दबा देना, ये होता है सैंडविच। हमारा सेल मेम्ब्रेन भी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी ऐसे बना होता है। नेक्स्ट कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं, इसको देख लीजिए। सेल ऑर्गेनल बहुत सारे होते हैं, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल, साइटोस्केलेटन, जितने भी आपको याद है सबको लिख के सबके बारे में 2-2 पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे, वैसे ही पेज आपका भरता जाएगा। और अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो और अच्छी बात है। चलिए कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे न्यूक्लियस के बारे में, इसके बारे में क्या पॉइंट आता है। फर्स्ट डिस्क्राइब किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में। लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस को स्टेन किया गया था, एक बेसिक डाई थी उसकी, इससे स्टेन किया गया था, एंड गिवन नेम, फिर उसका नाम दिया गया था, इससे के लिए गिवन नेम क्रोमेटिन दिया गया था, किसके द्वारा, फ्लेमिंग के द्वारा, किसके द्वारा, फ्लेमिंग, ओके, फ्लेमिंग द्वारा। पीपीटी जल्दी बनाने में थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, तो हम सही करते जा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है the interphase nucleus has highly extended and elaborate nucleoprotein fiber होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, क्रोमेटिन बोलते हैं या न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोलते हैं, एंड वन आर मोर स्पेरिकल बॉडीज होती है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियाई कहते हैं, ओके। आगे देखिए न्यूक्लियर स्ट्रक्चर कंप्राइजेस 5 कंपोनेंट होते हैं, 5 कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, क्रोमेटिन मटेरियल हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, और क्रोमोसोम्स हो गया। फंक्शन क्या होता है, मोस्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल आर कंट्रोल बाय द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के द्वारा जितनी भी हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है ना, वो सारी चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्ट्रक्चर बता देना, बीच में आपको न्यूक्लियोलस दिखा देना है, और यहाँ पर क्रोमेटिन दिखाना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखा देना, न्यूक्लियर पोर दिखा देना, ओके। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं, ओके। क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं। टिपिकली इट इज साउथ शेप होती है, ओके, जूते जैसा शेप, एंड सिलेंड्रिकल होती है। इसका डायमीटर 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है। अगर लेंथ की बात करें 1 से 4.1 माइक्रोमीटर का होता है। इसे हम आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, ओके, ऊर्जा का घर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, इट परफॉर्म द एरोबिक रेस्पिरेशन टू क्रिएट एनर्जी। ये एरोबिक रेस्पिरेशन करता है जिसकी वजह से एनर्जी बनाता है, और ये स्टेरॉइड्स का भी सिंथेसिस करता है, और हीम सिंथेसिस रिएक्शन में भी इन्वॉल्व होता है, ओके। इस तरीके से राइबोसोम का स्ट्रक्चर बना देना है। राइबोसोम के अंदर जो स्पेस होता है उसे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ये उसी उसी मैट्रिक्स में क्या होता है, डीएनए होते हैं, और क्या होता है उसमें छोटे छोटे फिंगर लाइक पोजीशन जिसे क्रिस्टिया कहते हैं। और राइबोसोम भी होता है, 2 मेम्ब्रेन का, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ओके। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है इसे बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। नेक्स्ट चलते हैं, राइबोसोम देख लेते हैं। राइबोसोम आल्सो कॉल्ड, इसे इंजन ऑफ सेल बोलते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, किसके द्वारा, थे साइंटिस्ट जॉर्ज पैलाडे 1953 में। दे आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन का बना होता है, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं होता, ओके, मतलब नॉन मेम्ब्रेनस होता है। और इसका जो रोल होता है, साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन मदद करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये देखिए, एक लार्जर सब यूनिट होता है और एक स्मॉलर सब यूनिट होता है, ओके। अगर और भी लिखना चाहे तो जो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम होता है, यूकैरियोट में 80S टाइप होता है, और प्रोकैरियोट में 70S टाइप होता है। नेक्स्ट बात करें सेक्शन बी में, सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है, इलस्ट्रेट करना हीमोस्टेसिस को, डिस्कस विद द वेरियस पाथवे ऑफ ब्लड कोआगुलेशन। ये पिछले साल भी रिपीट क्वेश्चन था, इस साल भी आया हुआ है, तो देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इससे पता चलता है। तो जैसे हीमोस्टेसिस क्या होता है, मतलब स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग।
ब्लड का रोक जाना ही क्या कहलाता है, हीमोस्टेसिस। और एक होम्योस्टेसिस होता है, वो क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ आवर इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तुलना में हमारे बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट बनाए रखना ही क्या करता है, होम्योस्टेसिस। दोनों में ध्यान दीजिएगा, क्या पूछता क्या लिखना। नेक्स्ट, इट फॉलो 3 स्टेप, इसमें 3 स्टेप होते हैं। जैसे पहला क्या होता है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता है और इसमें वेस्कुलर स्पैम्स बनते हैं और लास्ट में कोagulation होता है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट प्लग फॉर्म में क्या होता है, प्लेटलेट्स इन द प्लाज्मा एडहियर करता है टू ब्रोकन वेसल्स एंड टू ईच अदर। फिर क्या होता है, विल हेल्प विथ स्मॉल ब्रोकन ब्रेक्स ओनली। मतलब जब भी कोई भी हल्का सा वेसल्स कहीं पर चोट लगेगा तुरंत प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होने लगता है। फिर क्या करता है, वेस्कुलर स्पैम्स होता है, इसमें क्या होता है, कटिंग या ब्रेकिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, तुरंत वहाँ से क्या निकलता है, वहाँ पर स्मूथ जो मसल होगा वहाँ पर कंट्रैक्शन होता है, जिससे वैसो स्पैम बोलते हैं। और फिर क्या होगा, जो वैसो स्पैम होगा ओनली ए फ्यू मिनट के लिए होता है और इफेक्ट कैन लास्ट अप टू 30 मिनट तक रहता है। इसमें एक सेरोटोनिन सिक्रीट होता है, एक हार्मोन होता है दैट कैन फर्दर कंट्रैक्ट स्मूथ मसल, जो स्मूथ मसल को कंट्रैक्ट करवाती है। चलिए अब देख लेते हैं कोagulation को। कोagulation जैसा कि पता है, कोagulation मोस्ट इफेक्टिव हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म होता है और कोagulation डिपेंड करता है क्लॉटिंग फैक्टर पे दैट प्रमोट करता है एंड इनहिबिट करता है क्लॉटिंग को। सीक्वेंस हैज मैनी स्टेप, बहुत सारे सीक्वेंस होते हैं इसमें। जैसे यहाँ देख लेते हैं, जैसे टिश्यू डैमेज होता है तो रिलीज होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन विच प्रोड्यूस करता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। और इसमें ढेर सारे कैल्शियम आयन भी प्रेजेंट होते हैं, हर स्टेप में कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट में क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन अल्फा ग्लोबुलिन दैट टर्न हो जाता है थ्रोम्बिन में कैल्शियम मौजूदगी में, वही मतलब प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाएगा थ्रोम्बिन में। नेक्स्ट क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन बनता है, फाइब्रिन कैटालाइज फाइब्रिनोजन इनटू थ्रेड लाइक फ्रेगमेंट, यानी फाइब्रिनोजन फाइब्रिन बदल जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, फाइब्रिन थ्रेड स्टिक टू एक्सपोज सरफेस ऑफ डैमेज ब्लड वेसल जाके चिपकने लगती है एंड इंट्रैप आरबीसी वहाँ जाके मतलब इंट्रैप कर जाती हैं, फंस जाती हैं एंड प्लेटलेट्स सारे उसमें जाके दोनों आरबीसी प्लेटलेट दोनों फंसती हैं, जिससे एक ब्लड क्लॉट बन जाता है। ओके, नेक्स्ट, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इन ब्लड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ द टिश्यू डैमेज, मतलब उतना ही प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर रिलीज होगा जितना हमारा टिश्यू डैमेज होगा, ये बताना चाह रहा। ओके, आगे देख लेते हैं, क्लॉटिंग कीजेज वेयर ब्लड इज मूविंग क्विकली एंड प्रिवेंट क्लॉट इन ब्लड स्ट्रीम। तो इस तरीके से क्लॉटिंग हमारा हो जाता है आसानी से और क्लॉटिंग टाइम जो होता है 3 से 6 मिनट के लिए होता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक चार्ट से समझते हैं, एक्सटेंसिव पाथवे क्या होता है, इसमें थर्मोप्लास्टिन रिलीज बाय द डैमेज टिश्यू से थर्मोप्लास्टिन रिलीज होता है, ब्लड में इंटर करेगा। नेक्स्ट जो हमारा इंट्रिंसिक पाथवे, यहाँ क्या होता है, इसमें प्लेटलेट एडियर टू डैमेज ब्लड वेसल से प्लेटलेट जाके एडियर होंगे वहाँ फंस मतलब उसमें जाके इन्वॉल्व होंगे और क्या किसको एक्टिवेट करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होगा और एंजाइम यूज होगा प्रोथ्रोम्बिनेज, क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन में विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन। अब थ्रोम्बिन क्या करेगा, एक फाइब्रिनोजन जो सॉल्युबल होता है इसको बदलेगा फाइब्रिन में जो इनसॉल्युबल होता है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम। अब ये फाइब्रिन क्या होगा, इसमें जो फाइब्रिन होगा प्लेटलेट साथ एडेयर कर जाएंगे तो इसमें आरबीसी आके फंसने लगती है और ढेर सारे क्लॉट का फॉर्मेशन बन जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन बी का थर्ड वाला, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंस ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि वरना वीडियो लेंदी हो जाएगा। ओके, क्योंकि सारे एक्सप्लेनेशन देने इस बार। सिंपैथेटिक को क्या बोलते हैं, थोरेकल लंबर आउटफ्लो बोलते हैं, पैरासिम्पैथेटिक को क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो बोलते हैं। ओके, ओरिजिन के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, फ्रॉम द ऑल थोरेसिस, सारे थोरेसिस से ओरिजिन होती है और जो हमारा लंबर होता है L1 L2 L3 अपर के 3 लंबर से वहाँ से भी ओरिजिन होता है। जो पैरासिम्पैथेटिक का बात करें तो इसमें याद रखिएगा तसंद, तसंद ता से 7, ता से 3, 7 से 7, 9 से 10, यानी तीसरा, सातवां, नौवां, 10वां क्रैनियल नर्व से ओरिजिन होता है और सैक्रल हमारा 234 सेगमेंट होता है। इस तरीके से याद कर लीजिएगा। कैरेक्टर्स क्या होता है सिंपैथेटिक का, प्री गैंग्लियन फाइबर इसमें स्मॉल होता है सिंपैथेटिक में। देखिए पहले सिंपैथेटिक याद करिएगा फिर पैरासिम्पैथेटिक सीक्वेंस में। तो यस फॉर सिंपैथेटिक पहले प्री आता फिर पोस्ट आता है, तो यस फॉर सिंपैथेटिक, यस फॉर स्मॉल। जो हमारा सिंपैथेटिक होता है प्री गैंग्लियन क्या होता है, स्मॉल होता है। पोस्ट गैंग्लियन फाइबर क्या होता है, लॉन्ग होता है। अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक की, इसमें प्री गैंग्लियन फाइबर एकदम जस्ट अपोजिट कर देना सिंपैथेटिक का, ये हमारा लॉन्ग हो जाएगा, पोस्ट वाला हमारा स्मॉल हो जाएगा। वर्क कैसे करते हैं आपको पता होगा, जो हमारा सिंपैथेटिक है इमरजेंसी सिचुएशन में काम करता है, ट्रिपल इसे 3F हार्मोन भी कहते हैं, मतलब एक की सिचुएशन में 3F मतलब फ्राइट फ्लाइट फ्राइट, मतलब डर की सिचुएशन में ये हमारे वर्क करते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन उसी को कहते हैं। पैरासिम्पैथेटिक जब हम लोग नॉर्मल रेस्ट में होते हैं तब काम करता है। हार्ट पे क्या फर्क करेगा, जैसे अगर आपको सिंपल से एक एग्जांपल कंपेयर किया जाए, अगर आपको शेर को देखने के बाद जो हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटी होती है शेर को देखने पे तुरंत हम क्या होंगे, हमारा हार्ट बीट बढ़ जाएगा, यानी तुरंत क्या होगा, हमारा हार्ट बीट बढ़ जाएगा।
और हमारी आँखें क्या होंगी, एकदम डायलेट हो जाएँगी, एकदम बड़ी-बड़ी हो जाएँगी। और लंग में क्या होगा, इसमें रिलैक्सेशन हो जाएगा, ब्रोंको कस्ट ब्रोंको डायलेशन हो जाएगा, ठीक। और यूरिन ब्लैडर में क्या होता है, यूरिन का रिटेंशन हो जाता है। यानी अगर हमें डर होगा तो डर की वजह से क्या होगा, यूरिन लगना चाहिए नहीं, डर की वजह से यूरिन को रोका जाता है ताकि हम भागे और यूरिन मतलब काफ़ी दूर तक भाग सकें यूरिन को होल्ड करके। ओके, ऐसे सिंपल सा ट्रिक बना के आपको याद कर लेना है। बाकी इसी का अपोजिट क्या करना, जिसका जो पैरासिम्पैथेटिक का वर्क क्या होता है, रेस्ट के दौरान मतलब वर्क करता है। हार्ट में क्या होता है, हार्ट को डिक्रीज कर देगा, आई को कंस्ट्रिक्ट कर देगा, लंग को इसमें यानी कंट्रक्शन करवाएगा और यूरिन का मैच्यूरेशन करवा देगा। आगे भी देख लेते हैं। और क्या करेगा, स्वीट क्या करेगा, जब हम लोग डरते हैं तो क्या होगा, स्वीटिंग ज़्यादा होने लगती है। और पैरासिम्पैथिक इस पे कोई रोल नहीं होगा। सेक्स आर्गन क्या होता है, इजेकुलेट करेगा। ओके, डर की सिचुएशन में जो सीमेन होता है क्या होता है, इजेकुलेट हो जाता है, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में इरेक्ट होता है। बॉडी हेयर की बात करें तो एक कॉज घूस प्लेस करवाता है और पैरासिम्पैथिक नॉर्मल सिचुएशन बनाए रखता है। ब्लड में क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग को डिक्रीज, मान लो कहीं दौड़ते समय सिर को देख कर चोट लग गई तो ब्लड का क्लॉटिंग होगा वो जल्दी से करवा देगा ताकि ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो और हम हेल्दी रह सकें। नेक्स्ट है पैरासिम्पैथिक, इसको नॉर्मल बनाए रखेगा। इस सिंपल सा डिफरेंस आपको लिख देना है। चलो आगे चलते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या पूछा गया। क्लासिफाइड ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सप्लेन करना प्रोसेस ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये रिपीट हुआ 2020 के पेपर से। उसमें पूछा गया था पैसिव ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लेन करना था, इसमें एक्टिव में प्राइमरी एक्टिव को एक्सप्लेन करना। तो आपको पता होगा ट्रांसपोर्ट दो टाइप का होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव तीन टाइप का होता है, ऑस्मोसिस, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड। आपको ये हमारे पिछले वीडियो में 2020 वाले पेपर में पूरा एक्सप्लेनेशन तीनों का मिल जाएगा। अभी हम इस पेपर में पूछा क्या गया, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लेन करेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो टाइप का होता है, प्राइमरी एक्टिव और सेकेंडरी एक्टिव। चलिए बताते हैं। प्राइमरी एक्टिव में क्या होता है, इट इन्वॉल्व द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसमें चीज़ें हमारे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाती हैं, मतलब कहाँ से, मतलब इसमें जब अगेंस्ट होगा तो हमारे एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, मतलब ये हमारे लो टू हाई कंसंट्रेशन जाती हैं। आगे इसमें एक सोडियम पोटेशियम एटीपीज पंप की जरूरत पड़ती है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट एग्जांपल होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बॉडी में। दिस पंप एक्सचेंज करता है पोटेशियम को बाय द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोडियम आउट ऑफ द सेल, मतलब जो हमारा मेम्ब्रेन होगा वहाँ से पोटेशियम और सोडियम का आपस में एक्सचेंज होगा। देयरफॉर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम विद इन द सेल इज मेंटेन एट लो लेवल। जब सेल से बाहर जाएगा सोडियम तो लेवल लो होता जाएगा एंड पोटेशियम का लेवल बढ़ता जाएगा। और दूसरी तरफ क्या होगा, रिमेनिंग इंटरसेलर पोटेशियम डिफ्यूज आउट कर जाएगा सेल से, कहाँ पर, एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड, मतलब बाहर जाएगा। और जबकि पोटेशियम चैनल क्या कर जाएगा, इन नर्व एंड मसल के पास जाएगा। देयरफॉर आउटर सरफेस ऑफ सेल पे कैसा चार्ज आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ओके, इनर इनर सरफेस तुलना में बाहर जब हमारे पोटेशियम ज़्यादा जाएंगे तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कि दस दिस सेल मेम्ब्रेन इज सेड टू बी पोलराइज। जब हमारा मेम्ब्रेन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो हम मेम्ब्रेन को कहेंगे तो हमारा मेम्ब्रेन पोलराइज हो चुका है। एंड पोटेंशियल डेवलप ऑन दिस सेल मेम्ब्रेन, इसी को बोलते हैं, जो पोटेंशियल डेवलप हुआ उसी को क्या बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। ये सिंपल सा फिगर है, इसे आपको दिखा देना है। देखिए, ये हमारा आउटसाइड मेम्ब्रेन है, हमारा इनसाइड मेम्ब्रेन है, ये हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है। यहाँ पर कंसंट्रेशन दिखाया गया है, जो ब्लू ग्रीन कलर का सोडियम आयन है और जो हमारे ये येलो वाले हैं इसे पोटेशियम आयन है। इस तरीके से फिगर दिखा देना। नेक्स्ट सेक्शन सी का जो सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। फिगर से आपको बताना है। थोड़ा फास्ट ही चलते हैं क्योंकि पेपर लेंदी है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, इसको क्लासिफाई किया गया तीन पार्ट में, एक रीजनल क्लासिफिकेशन, एक बेस्ड ऑन शेप के अकॉर्डिंग होता है, एक स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन होता है। रीजन के बारे में बात करें, इसमें एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर, ये आपके प्रीवियस ईयर 2020 का पेपर है, वहाँ पर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। लेकिन इस बार पूछा क्या गया है, आपको लॉन्ग बोन के बारे में बताना है। तो बेस्ड ऑन शेप के अकॉर्डिंग इसमें हमारा लॉन्ग बोन आता है, शॉर्ट बोन आता है, शॉर्ट बोन को इरेगुलर बोलते हैं, फ्लैट बोन बोलते हैं, सेसमॉइड बोन बोलते हैं। स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग हम बात करें तो हैवर्सियन सिस्टम आता है, जिसमें कॉम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन आता है। तो अभी चलिए लॉन्ग बोन के बारे में हम पूरा डिटेल बात करते हैं। लॉन्ग बोन में क्या होता है, कंसिस्टेंस में सॉफ्ट होता है जिसे डायाफासिस कहते हैं, एंड दो एक्सट्रीमिटीज होती है जिसे एपीफासिस कहते हैं। और आगे एग्जांपल देख लेते हैं क्या क्या आते हैं लॉन्ग बोन में। इसमें ह्यूमरस आता है, रेडियस आता है, अल्ना आता है, फीमर आता है, टीबिया और फाइबुला आता है। ओके, जो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना हमारे हाथ में पाया जाता है, फीमर, टीबिया, फाइबुला कहाँ, पैर में पाया जाते हैं। ओके, भूल जाइएगा, एफ से फीमर, एफ से फुट होता है, ठीक। हाथ से हाथ, हाथ से ह्यूमरस, ऐसे सब थोड़ा सा सिंपल सिंपल याद कर लेते थे। आगे ह्यूमरस के बारे में एक्सप्लेन भी करना था, तो ह्यूमरस का अगर स्ट्रक्चर बना देता है तो अच्छी बात है, बनाना ही पड़ेगा अच्छे नंबर के लिए। तो ह्यूमरस क्या होता है, ह्यूमरस हेड आर्टिकुलेट होता है इन ग्लिनाइड कैविटी, और ग्लिनाइड कैविटी कहाँ पाया जाता है, स्कैपुलम पाया जाता है। आपको पता होगा स्कैपुला हमारे
बैक साइड में स्कैपुला होता है, जिस जो ग्लिनाइट कैविटी वहाँ से क्या कौन सा जॉइंट बनाती है, बाल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती है। ओके, इन द लोअर एंड ऑफ कैपिटुलम, कैपिटुलम का जो लोअर एंड होता है और द आर्टिकुलेशन ऑफ रेडियम, तो वहाँ पर जाके कौन सा अटैच होती है, जो हमारा रेडियस होती है, रेडियस और अल्ना यानी हाथ की जो हड्डी होती है रेडियस अल्ना, वो हमारे कैपिटुलम से जाके अटैच होती है। आगे इन द लोअर एंड पे क्या होती है, ट्रोक्लिया पाई जाती है फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ ओलिक्रैनल नॉच, अल्ना जाके इससे अटैच होता है। और जो एंटीरियर सरफेस पे दो फोसा पाए जाते हैं, रेडियल फोसा, कोरोनाइड फोसा, पोस्टीरियर सरफेस पे ओलिक्रैनल फोसा। चलो फिगर में देख लेते हैं। ये देखिए इसका हेड होता है, यहाँ पर इसका नेक हो गया और इसमें दो ट्रेबिकुल पाया जाता है, ग्रेटर ट्रेबिकुल और एक लेसर ट्रेबिकुल। जो बीच वाला इसे सॉफ्ट बोलते हैं, ऐसे डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी बोलते हैं। ये देखिए मिल गया हमारा, ये हमारा ओली क्रैनन फोसा होता है जो पोस्टीरियर साइड में पाया जा रहा है। और यहाँ पर एक देखिए यहाँ पर नेक्स्ट रेडियल फोसा जो हमारे इंटीरियर सरफेस पाया जाता है। रेडियल फोसा और कोरोनाइड फोसा दोनों इंटीरियर पाए जाते हैं। इस तरीके से आपको लेबलिंग कर देना। नेक्स्ट अगर रेडियस अल्ना की बात करें तो रेडियस प्रेजेंट जो हमारे रेडियस होती है बोन, वो हमारे थंब साइड में पाई जाती है। इन अपर एंड ऑफ अल्ना में क्या क्या होता है, ओलिक्रैनल प्रोसेस होता है, कोरोनाइड प्रोसेस होता है, और क्या होता है, ओलिक्रैनल नॉच होता है जो अटैच करता है ह्यूमरस के लोअर एंड से जाके अटैच होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा क्या है, ओलिक्रैनल प्रोसेस है। यहाँ पर देखिए कोराकॉइड प्रोसेस मिल गया आपको, और एक यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएगा ट्रॉक्लियर नॉच, ये भी मिल गया। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको सबसे नीचे स्टोलाइट प्रोसेस होता है, और यहाँ पर देखिए स्टोलाइट प्रोसेस, बीच वाले को ये वाला इधर वाला रेडियस है और इधर वाला अल्ना है। नेक्स्ट बात करते हैं फीमर की। तो फीमर को हम थाई बोन बोलते हैं। फीमर इज लॉन्गेस्ट बोन भी होती है हमारी बॉडी की। अपर एंड ऑफ फीमर आर्टिकुलेट होता है विद द हेल्प ऑफ एस्टेबुलम ऑफ द पेल्विस गिडल में एस्टेबुलम कैविटी होती है, उसी में जाके हमारा फीमर अटैच होता है, बाल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। ओके, अगर आपको बोन का पूरा वीडियो देखना तो इसी हमारे चैनल पे ही मिल जाएगा, आप डालेगा स्ट्रक्चर ऑफ बोन बाय DRSK फार्मेसी, वहाँ पर पूरा बोन का क्लासिफिकेशन अच्छे से मिल जाएगा। तो अपर एंड पे क्या होता है, एक ग्रेटर ट्रोक्लियर होता है, एक लेसर ट्रोक्लियर होता है। लोअर एंड पे दो कॉन्डाइल होते हैं, एक पेटलर ग्रूव होता है। ओके, इस फिगर से बना देना। नेक्स्ट टीबिया कितना होता है, यहाँ पर एक बता दीजिएगा। फ्यूला भी एक होता है, टीबिया इज स्ट्रॉन्गर देन फ्यूला से स्ट्रॉन्गर होता है। अपर एंड पे क्या होता है, टीबियल ट्यूबरोसिटी होती है। लोअर एंड पे मीडियल मेलियस प्रेजेंट होता है। फाइबुला जो होता है थिनर देन टीबिया से थिनर होता है। छोटे छोटे पॉइंट बना के आपको स्ट्रक्चर बना के लिखते जाने। नेक्स्ट सेक्शन सी का जो तीसरा क्वेश्चन है, डिस्कस करना स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या होता है, एक स्मॉल बीन शेप्ड ऑर्गन होता है जो फिल्टर करता है सब्सटेंस को हमारे बॉडी के अंदर फिल्टर करता है। नेक्स्ट, लिम्फ नोड इज पोजिशन अलोंग द लिम्फेटिक वेसल्स के पास ही पाए जाते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द लिम्फ नोड इज लाइक ए इंटरनल हनीकॉम के जैसा होता है जो मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। मोस्ट वेल नोन प्लेस वेयर यू विल फाइंड द लिम्फ नोड, जहाँ ज़्यादा पाया जाता है हमारे आर्मपिट में, नेक रीजन में एंड ग्रोइन रीजन में, यहाँ पर ज़्यादा हमारे लिम्फ नोड पाए जाते हैं। सेल्स दैट हेल्प फाइट इन्फेक्शंस मेक अप योर लिम्फ नोड अलोंग विथ लिम्फ टिश्यू। वही करा कि ये जो हमारे क्या होता है, हमें बीमारी से मतलब इन्फेक्शन से बचाते हैं, उससे लड़ते हैं। एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ लिम्फ नोड थ्रू आउट योर बॉडी। पूरी बॉडी में देखा जाए तो 100 से भी ज़्यादा लिम्फ नोड पाए जाते हैं। आगे यहाँ पर देखिए लिम्फ नोड दिखाया जाएंगे। एक टॉन्सिल हमारा यहाँ पे लिम्फ नोड होता है, थाइमस में भी होते हैं, हमारे स्प्लीन में भी होते हैं, बोन मैरो में बहुत हर जगह पर लिम्फ नोड पाए जाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन बारे में बात करें, लिम्फ नोड्स वर्क टू आइडेंटिफाई करता है, फिल्टर आउट करता है फॉरेन एजेंट को जो हमें इन्फेक्शन करवाते हैं, उनको फिल्टर करके अलग कर देता है। एंड लिम्फ नोड कंटेन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। आपको पता होगा बी लिम्फोसाइट जो हमारे एंटीबॉडी होती है, हमारे बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करती है, वायरस से, फंजाई से और अदर इन्फेक्शियस एजेंट से बचाती है। टी लिम्फोसाइट दैट लॉन्च द एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होती हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन सी का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब करना हार्ट को विद द वेल लेवल ऑफ डायग्राम। सबसे पहले हार्ट का एक प्यारा सा डायग्राम बनाना है। ओके, इस तरीके से डायग्राम बना के आपको यहाँ पर सारे लेबलिंग कर देना। जैसा कि आपको पता होगा ये हमारा राइट आर्ट्रियम होता है, उसी के जस्ट नीचे हमारा राइट वेंट्रिकल होता है, और राइट आर्टिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में हमारा क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व, उसके बाद इधर देखिए हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम होता है, लोअर साइड में नीचे जस्ट लेफ्ट वेंट्रिकल मिल जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच, लेफ्ट आर्टिकल लेफ्ट वेंट्रिकल बीच हमारा मिट्रल वाल्व होता है, इसी को बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। भूल जाएगा तो हम ठीक से याद रखेंगे, एल स्क्वायर BPM। ओके, एल स्क्वायर BPM। एल स्क्वायर से क्या हो जाएगा, लेफ्ट आर्टिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, इससे हो जाएगा लेफ्ट आर्टिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बीच में कौन सा वाल्व होता है, बाइकस्पिड वाल्व होता है।
यहाँ पर कौन सी ब्लड कैसी ब्लड होती है, प्योर ब्लड होती है। बाइकैसिड का दूसरा नाम क्या है, इसे मिट्रल वाल्व कहते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर इसकी लेबलिंग कर देगा। और यहाँ देखिए पल्मोनरी जो हमारा पल्मोनरी वाल्व है जो आगे लंग की तरफ जाएगी, यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी, इस तरीके से आपको लेबलिंग कर देना। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। पोजीशन, हार्ट की पोजीशन बताना आपको। हार्ट हमारा मेजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन होता है जो सिचुएटेड होता है थोरेसिक कैविटी में, दो लंग के बीच में होता है, थोड़ा सा लेफ्ट में होता है। हमारे एक कैसे होता है, साइज ऑफ क्लेंच फेस्ट, कोन शेप्ड होता है, बंद मुट्ठी के जैसा होता है। हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल मेम्ब्रेनस से मतलब प्रोटेक्टेड होती है, इसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। इसी पेरिकार्डियम के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो हमें प्रोटेक्शन करता है जर्क से। वाल के बारे में बात करें तो वाल ऑफ हार्ट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ये आउटर 2 इनर लेयर है। सबसे बाहर वाली एपी होती है, उसके मिडल वाली मायो, सबसे इनर वाली एंड होती है। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, पता होगा, राइट आर्टिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। आगे चलते हैं। दो आर्टिकल होते हैं हमारे, थिन वाल होते हैं एंड रिमेन सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई, कैसे, दो आर्टिकल इंटर आर्टिकल सेप्टा के द्वारा सेपरेट होते हैं। इट बियर डिस्पर्जन, इसमें एक छोटा सा गड्ढे पाया जाता है जिसे बोलते हैं फोसा ओवाइलिस बोलते हैं। नेक्स्ट टू अपर टू सॉरी दो टू वेंट्रिकल आर, जो हमारे दो वेंट्रिकल होते हैं वो भी थिक वाल्ड होते हैं। अगर आर्टियल आर्टिकल पूछा जाए थिन होता है, वेंट्रिकल पूछा जाए थिक होता है। और वेंट्रिकल में भी कौन सा ज़्यादा थिक होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो दो वेंट्रिकल होते हैं थिक वाल होता है एंड रिमेन सेपरेटेड बाय, दोनों वेंट्रिकल इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा से सेपरेटेड होते हैं। राइट आर्टिकल लार्जर होता है एंड रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम 3 लार्ज वेन से। कहाँ कहाँ से, एक सुपीरियर वेना केवा से, इंफीरियर वेना केवा से, कोरोनरी साइनस से। सुपीरियर वेना केवा जो कलेक्ट करती है ब्लड को अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से, इंफीरियर वेना केवा कलेक्ट करती है ब्लड को लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से। और कोरोनरी जो होता है हमारे हार्ट में ब्लड को लेके आती है। ओके, हार्ट से लेती है। आगे बात करें, राइट ऑरिकल ओपन इनटू द, जो राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल में ओपन होता है, बता चुके हैं, राइट ऑरिकल वेंट्रिकुलर की मदद से, उसे बोलते हैं ट्राइकसिड वाल्व। जो लेफ्ट ऑरिकल होता है वो उसमें क्या होता है, कलेक्ट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द 4 पल्मोनरी वेन से। एंड द लेफ्ट ऑरिकल ओपन होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में विद द हेल्प ऑफ बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व। यहाँ पर देखिए ये आपका ब्लड सर्कुलेशन दिखाया गया है। जैसा कि ये हमारा हार्ट होता है, हार्ट में 4 चैम्बर, ये जो राइट आर्टरिया, यहाँ हमारे टिश्यू से जो हमारा डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है जाएगा वेना केवा से, डीऑक्सीजनेट ब्लड हमारा आएगा राइट आर्टरिया में, राइट आर्टरिया से ट्राइकसिड वाल्व से होते हुए हमारा जाएगा राइट वेंट्रिकल में। फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लेके जाएगी, गंदे ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले जाएगी, हमारे लंग में लेके जाएगी। लंग से क्या होगा, CO2 बाहर कर दिया जाएगा, O2 अंदर कर लिया जाएगा, जिससे हमारा ब्लड प्योर हो जाएगा। फिर प्योर ब्लड को पल्मोनरी वेन लेके आती है। कन्फ्यूजन यही होता है कि वेन में, पल्मोनरी वेन में इम्प्योर ब्लड रहता है कि प्योर। अगर नॉर्मल पूछा जाए आर्टरी में, तो आर्टरी में बताना पड़ेगा प्योर रहता है, वेन में हमारा क्या रहता है, इम्प्योर रहता है। लेकिन अगर सामने पल्मोन लग जाए तो उसी का अपोजिट कर देना, पल्मोनरी आर्टरी में हमारा इम्प्योर हो जाएगा, पल्मोनरी वेन में हमारा प्योर हो जाएगा। ये थोड़ा सा याद करने का तरीका है। इस तरीके से डबल सर्कुलेशन को भी समझा देना। नेक्स्ट ECG के बारे में बात करें। दिस टाइप ऑफ मशीन इज यूज टू ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ऑब्टेन किया जाता है। क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ECG जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो हमारी बॉडी की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बताता है। इसमें एक अगर स्टैंडर्ड ECG आपको प्राप्त करना तो मशीन में हमें 3 इलेक्ट्रिकल लीड लगाई जाती है, 1 टू ईच रिस्ट, एक दोनों रिस्ट पे लगाई जाती है और एक हमारा लेफ्ट एंकल पे लगाया जाता है, जो कंटिन्यूस मॉनिटर किया जाता है हार्ट की एक्टिविटी को। और अगर आपको डिटेल इवेल्यूशन करना तो एक मल्टीपल लीड लगाते हैं चेस्ट रीजन में। ECG को जो पीक होता है आइडेंटिफाई करता है 3 मतलब कुछ लेटर की वजह से, PQRST। ओके, P to T जो लेटर होता है उसी की वजह से इसे मेजर किया जाता है। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा P वेव है जो हल्का सा ऊपर गया, उसके बाद हमारा QRS कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा बड़ा वेव बनता है, उसके बाद एक लास्ट में T वेव। इस तरीके से ये वेव चलती रहती है, हार्ट बीट चलती रहती है। P का काम क्या है, इसका काम है, इसको रिप्रेजेंट करता है आर्टेरियल डीपोलराइजेशन को, QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, और जो T वेव होता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन सी का जो अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ आई को। ये इसको हम प्रीवियस ईयर 2020 वाले पेपर में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको आप एक बार जाके वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, तो आई के सारे पार्ट आपको वही बता देने हैं। ओके, आगे चलते हैं। आपका आई का स्ट्रक्चर बता देना है। ओके, आगे चलते हैं। आई के सारे प्रॉपर्टी वहाँ पे हम एक्सप्लेन किए, वहाँ पे आप जाके एक बार देख लीजिएगा। बाकी PDF इसकी अवेलेबल हो जाएगी, आप रीडिंग कर लीजिएगा। ये आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन हमारा क्लासीफाई जॉइंट, जॉइंट के बारे में बताना और इसका किस किस जॉइंट को एक्सप्लेन करना, साइनोवियल जॉइंट को। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट अगर वो देखा जाए तो 2 टाइप होता है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन।
जो फंक्शन क्लासिफिकेशन है इसमें क्या होता है, सिनार्थरस होता है, एम्फीआर्थरस होता है और डायआर्थरस होता है। स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन में फाइब्रस जॉइंट होता है, कार्टिलेज जॉइंट होता है, साइनोवियल जॉइंट। इसी साइनोवियल जॉइंट को तो एक्सप्लेन करना, ये क्लासिफिकेशन हो गया। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं बस नॉलेज के लिए, लेकिन आपको वही एक्सप्लेन करना जो पूछा गया। सिनार्थरस क्या होता है, ये हमारा जो साइनोनिम्स होती है इमूवेबल जॉइंट कहते हैं, इसमें मूवेबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है। ये हमारे क्रैनियम में पाए जाते हैं, क्रैनियल बोन में, स्कल में पाए जाते हैं। जो एम्फी आर्थराइसिस होता है इसमें थोड़ा बहुत मूवेबल होता है, ये सम डिग्री ऑफ मोबिलिटी देखने को मिलता है, ये हमारे कार्टिलेजिनस जॉइंट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो डायआर्थराइसिस होता है ये फ्रीली मूवेबल होते हैं और ये मैक्सिमम डिग्री ऑफ मोबिलिटी, इसमें मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये हमारे साइनोवियल जॉइंट पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर पूछा जाए स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट का जो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये बोन यूटिलाइज बाय द कोलेजन फाइबर से अटैच होता है, इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सूचर होता है, सिंडेस्मोसिस होता है, गम्फोसिस होता है, मोबिलिटी इसमें ई मोबाइल होता है। इस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देना है। कार्टिलेज जॉइंट का करेक्टर क्या होता है, इसमें बोन एंड यूनाइटेड बाय द कार्टिलेज से अटैच होती हैं। टाइप्स इसमें सिनकॉन्ड्रोसिस हाईलाइन वाला हो जाएगा, सिम्फोसिस फाइब्रो कार्टिलेज वाला हो जाएगा। मोबिलिटी ये भी इमोबाइल होती है, थोड़ी बहुत मोबिलिटी देखने को मिलता है। साइनोवियल में बोन एंड कवर्ड विथ आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड इनक्लोज होता है, विद इन ए कैप्सूल में कवर होता है। ओके, इसी के अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन या उसी के अंदर साइनोवियल फ्लूइड रहता है, जिसकी वजह से आसानी से मूव करता रहता है। जैसे का अलग अलग टाइप के प्लेन हो गया, हिंग जॉइंट हो गया, फाइबर जॉइंट हो गया, कॉन्डाइल जॉइंट हो गया, सैडल जॉइंट हो गया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, ये सारे फ्रीली मूवेबल होते हैं। नेक्स्ट तो हमें पूछा गया मेन क्वेश्चन ये था, साइनोवियल जॉइंट को एक्सप्लेन करना था, वो सब बस नॉलेज के लिए था, उसे आपको पेपर में नहीं लिखना था, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो लिखना ही पड़ेगा। तो साइनोवियल जॉइंट अकॉर्डिंग टू देयर एक्सेस ऑफ मूवमेंट के अकॉर्डिंग, एक होता है यूनिएक्सियल जॉइंट, एक होता है बाईएक्सियल जॉइंट, एक होता है मल्टीएक्सियल जॉइंट, एक होता है प्लेन जॉइंट। यूनिएक्सियल में क्या होता है, मूवमेंट अराउंड एक सिंगल एक्सिस के अराउंड होता है, दो टाइप होता है, फाइबर जॉइंट होता है, हिंग जॉइंट होता है। बाईएक्सियल जॉइंट होता है, मूवमेंट अराउंड द टू एक्सिस, नाम ही बाई तो दो एक्सिस में होगा। एक होता है एपिलेप्सॉइड जॉइंट जिसे कॉन्डालाइट जॉइंट बोलते हैं, एक होता है सैडल जॉइंट। नेक्स्ट मल्टी एक्सियल जॉइंट, मूवमेंट अराउंड मल्टीपल एक्सिस मूव कर सकता है, इसका जो एग्जांपल है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और प्लेन जॉइंट में हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। चलो यहाँ पर देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, कहाँ एग्जाम्पल क्या होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट का एग्जाम्पल क्या होता है, इंटरकार्पल जॉइंट, इंटरटार्सल जॉइंट। ओके, ग्लाइडिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट का होता है एल्बो जॉइंट में पाया जाता है, नी जॉइंट पाया जाता है, एंकल जॉइंट में और इंटरफेलेंजर जॉइंट में। जो फाइबर जॉइंट होता है हमारा एटलस और एक्सिस के बीच में देखने को मिलता है, और रेडियर और अल्नर जॉइंट के बीच में देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो इलेप्सॉइडल जॉइंट होता है इरेडियो कार्पस के बीच में देखने को मिलता है, और मेटाकार्पल फारिंजियस बीच में देखने को मिलता है। सैडल जॉइंट बिटवीन द कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में देखने को मिलता है। जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बता चुके हैं, शोल्डर जॉइंट में और हिप जॉइंट में देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट जो सेक्शन से अगला क्वेश्चन है, डिस्कस करना फिनोमिना ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ओके, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आपको सिंपल सा एक्सप्लेन कर देना क्या होता है। ऐसा रीजन होता है जहाँ पर नर्व और मसल एक साथ आके क्लोज हो जाते हैं और ट्रांसमिशन करते हैं किसका, नर्व के इम्पल्स का, इसी को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड साइनेप्सिस होता है फॉर्म बिटवीन, जो बनता है एक टर्मिनल एंड ऑफ मोटर न्यूरॉन एंड मसल फाइबर के बीच में देखने को मिलता है। द एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन कैरी इम्पल्स, इसमें इम्पल्स होते हैं टू स्केलेटल मसल टू प्रोड्यूस करते हैं कंट्रैक्शन एंड डिवाइडेड इनटू फाइन फिलामेंट टर्मिनेटिंग इनटू मसल मसल पैड्स कॉल्ड, इसे बोलते हैं मोटर एंड प्लेट। जो जहाँ जाके अटैच होते हैं वो एंड बनता है, इसको बोलते हैं मोटर एंड प्लेट। At the point where nerve reach the muscle, myelin sheath is absent and the fine filament passes through sensitive area on the surface of muscle fiber। बता रहा है कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जो पहुँचता है और वहाँ पर जो मसल्स होती हैं माइलिन शीथ वहाँ पर एब्सेंट होता है। ओके, नेक्स्ट ईच मसल फाइबर जो होता है ना स्टिमुलेट करता है थ्रू ए सिंगल एंड प्लेट एंड वन मोटर नर्व हैज मैनी मोटर एंड प्लेट। और एक जो मोटर नर्व होता है उसमें बहुत सारे मोटर एंड प्लेट होते हैं। The nerve impulse passes across gap between motor end plate and muscle fiber। जो नर्व इम्पल्स होता है कैसे जाएगा, एक जो उन दोनों के बीच में गैप होता है ना, मोटर एंड प्लेट और मसल फाइबर के बीच में गैप होता है, उसी के बीच से नर्व फाइबर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे हमारा एसिटिलकोलिन। व्हेन नर्व इम्पल्स रीचेज द एक्सोनल टर्मिनल के पास जब अगर पहुंच जाता है मेम्ब्रेन पे, तो न्यूरॉन क्या करता है, इंक्रीज करता है, परमिटिविटी बढ़ जाती है कैल्शियम आयन के लिए, एंड कैल्शियम इज टेकन अप इनटू द सेल, कैल्शियम तुरंत सेल के अंदर आएगा एंड नाउ द इंक्रीज कर देगा लेवल ऑफ कैल्शियम कॉजिंग, जिसकी वजह से साइनेप्टिक वेसिकल्स आगे माइग्रेट करके जाएंगे सेल मेम्ब्रेन की तरफ एंड रिलीज करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन को न्यूरोट्रांसमीटर कलेक्ट में,
एंड फिर वो बाइंड कर जाएगा रिसेप्टर यानी पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर में जाके बाइंड कर जाएगा और परमिबिलिटी को चेंज करेगा। एंड दिस चेंज इन दी परमिबिलिटी लीड टू जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। इससे क्या होगा, तुरंत जो भी हमारा इम्पल्स जनरेट होना हो इम्पल्स जनरेट हो जाएगा। इसके तरीके से पूरे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पूरा इम्पल्स फैल जाएगा। आगे इस तरीके से आपको फिगर बनाना। ये हमारा देखिए, ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो हमारा साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर फिल होते हैं। ओके, और आगे जाके यहाँ पे ढेर सारे ट्रांसपोर्टर लगे होते हैं। इसी ट्रांसपोर्टर से आगे आगे जब कैल्शियम आएगा ये हमारे ओपन हो जाते हैं। आगे इसी कलेक्ट में आ सारे मतलब एसिटिलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर इसी छोड़ दिए जाते हैं। हमारे आगे रिसेप्टर पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जाके बाइंड कर जाते हैं और इस तरीके से आगे इम्पल्स जनरेट हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से हमारे प्रीवियस ईयर 2021 का सारा एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने कवर किया। आप लोग इसके पीडीएफ ले लीजिएगा, आप एक बार रिवाइज अपने से भी करिएगा। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। और चैनल को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करिएगा, इससे हमें और भी ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।